हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। स्पेशली ये गुड न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरे चैनल के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट ये डिमांड करते थे कि जी हमें काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं, जो आप वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे डिलीवर करते हैं, इनकी हमें स्लाइड्स डाउनलोडेबल फॉर्म में दे दिया करें। कुछ वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर स्लाइड्स के डाउनलोडेबल लिंक अवेलेबल हैं, यानी कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो डिस्क्रिप्शन से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ वीडियो लेक्चर्स के जो लिंक हैं, वीडियो लेक्चर्स की स्लाइड्स के जो लिंक हैं, वो अवेलेबल नहीं है डाउनलोड करने के लिए। तो आज के बाद आपको तमाम लेक्चर्स कैटेगरी वाइज हमारी ऑफिशियल वेबसाइट mysoftairenotes.com के ऊपर मिल जाया करेंगे। और हर लेक्चर की वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल होगी। यूट्यूब पे तो अवेलेबल होगी ही, लेकिन साथ साथ हमारी इस वेबसाइट पे भी हर लेक्चर की वीडियो अवेलेबल होगी, और इस हर लेक्चर के नोट्स भी अवेलेबल होंगे, और साथ साथ हर लेक्चर की स्लाइड्स को डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए लिंक भी अवेलेबल होगा। तो अब आपको कोई भी लेक्चर की स्लाइड्स पीडीएफ फॉर्मेट में अगर डाउनलोड करनी हो तो आप mysoftairenotes.com, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई नज़र भी आ रही होगी, इसके ऊपर जाके कैटेगरी वाइज अरेंज लेक्चर्स के अंदर से जो दिल चाहे उस लेक्चर को खोल के सुन सकते हैं, उसके नोट्स को पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ फॉर्मेट में उसकी स्लाइड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो चलते हैं अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने इस लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैड होता क्या है। जैड स्टैंड फॉर जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक वर्जन इसका मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कह लें, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच कह लें। जैसे कि आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी अप्रोचेस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कोई अप्रोच किसी लेवल पे अच्छा परफॉर्म करती है, कोई किसी और लेवल पे। इसी तरीके से जैड भी एक डेवलपमेंट अप्रोच है, डेवलपमेंट मॉडल है, जिसको आप यूज़ करके सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। सो अब इसके ऊपर बेसिक में तो आपको पता चल गया होगा जैड है क्या। अब इसके ऊपर हम आगे चल के देखते हैं कि आया कहाँ से। तो दो डॉक्टर्स थे आईबीएम के 1970s में, उन्होंने इसको जो है प्रपोज किया था, इस मॉडल को या फिर इस अप्रोच को। और इट इज़ नाउन फॉर द फास्ट प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट एंड द क्लाइंट अप्रूवल रेट इज़ आल्सो बेटर देन लॉट्स ऑफ अदर मॉडल्स, ठीक है। इसमें दो बातें हैं। क्या पहली बात ये कि जैड क्यों ज़्यादा चल रहा है, या फिर जैड की डिमांड क्यों है, ठीक है। तो उसकी पहली वजह यह है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स, ठीक है। बहुत से मॉडल्स हैं जिनसे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रेस इसकी फ़ास्ट है, ठीक हो गया। पहली रीज़न आपको पता चल गई। दूसरी बात ये कि इसमें क्लाइंट अप्रूवल रेट इज़ आल्सो बेटर देन लॉट्स ऑफ अदर मॉडल्स, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैड का कि इसके अंदर क्लाइंट अप्रूवल रेट अच्छा होता है। क्लाइंट अप्रूवल रेट क्या चीज़ होती है? मीन्स ये कि जब आप क्लाइंट को अपना सॉफ्टवेयर बना कर देती है आपकी कंपनी, या फिर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं, तो वो उसको चेक करने के बाद बोलता है कि हाँ ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मुझे चाहिए थी, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपने पास रख लेता है। इसको कहते हैं क्लाइंट का अप्रूव करना। और समटाइम क्लाइंट कहता है कि नहीं नहीं यार, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करके लेके आ जाओ, ठीक है। तो क्लाइंट अप्रूवल रेट से मुराद ये होती है कि कितने परसेंट सॉफ्टवेयर जो कि जैड से बने थे, तो उनके अंदर चेंजिंग करवाए बगैर क्लाइंट ने एज इट इज़ उनको एक्सेप्ट कर लिया। इस चीज़ से पता चलता है। तो आप ये समझ लें कि अगर कोई मॉडल है जिसमें बने हुए सॉफ्टवेयर 100 सॉफ्टवेयर बनते हैं, और उसके अंदर से 99 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि क्लाइंट बगैर किसी चेंजिंग के बोलता है हाँ यार एग्जैक्टली तुमने वही चीज़ बना दी है जो मुझे चाहिए थी, और उसको रख लेता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि इस मॉडल का क्लाइंट अप्रूवल रेट बहुत अच्छा है। मीन्स कि क्लाइंट इस मॉडल से बने हुए सॉफ्टवेयर को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई चेंजिंग्स डिमांड नहीं करते, या फिर ये नहीं बोलते कि तुमने ऐसे नहीं ऐसे करना था, या फिर मेरी रिक्वायरमेंट एक्चुअली ये थी, इस तरीके को चक्कर नहीं होता। तो जैड में भी ये चीज़ है। जैड के अंदर जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका क्लाइंट अप्रूवल रेट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आइंदा आपने ये टर्म भी याद रखनी है कि क्लाइंट अप्रूवल रेट मीन्स क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया। ये तो चलें इंट्रोडक्टरी पॉइंट थे इसके जैड के, ठीक है। अब हम इसके फेजेस की तरफ चलते हैं कि इसके फेजेस क्या हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं ज़रूर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको बड़ा इजीली समझें, ठीक है। आपने जो जो चीज़ें मैं बताता जाऊँ, आपने उनका माइंड में स्केच बनाते जाना है, और मैं भी कोशिश ये करूँगा कि इसी तरीके से मैं बताऊँ कि आपके माइंड में स्केच बन सके, ओके। तो पहला फेज़ है जैड का ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग को अगर हम उसका मतलब देखें तो क्या होता है कि किसी भी कोई भी मकसद अपना बयान करना, या फिर अपना कोई भी मकसद डिफ़ाइन कर देना, ठीक है।
इसका पहला फेज़ का मतलब ही यही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, द फैसिलिटेटर एंड स्टेक होल्डर सेट ऑल दी ऑब्जेक्टिव इन लिस्ट, दीज लिस्ट आर फॉर द यूज़ ऑफ ऑल टीम मेंबर्स, सही है, फॉर एग्जांपल डेवलपर्स एंड एक्सेट्रा। अब इसके अंदर हमें ये तो पता चल गया ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग जो फेज़ है पहला, जिसका नाम ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग है। इस ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग का मतलब क्या है कि किसी भी मकसद को बयान करना। अब इसके अंदर आगे हमने दो टर्मिनोलॉजीज़ और पढ़ी, स्टेक होल्डर और फैसिलिटेटर। पहले हम देख लेते हैं कि स्टेक होल्डर कौन होता है। तो ज़्यादा मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपका जो क्लाइंट है जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आया है, आप उसको स्टेक होल्डर कह दो, ठीक हो गया। अब चलते हैं फैसिलिटेटर की तरफ। फैसिलिटेटर कौन है, आपकी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, सही है, आपके पास एक बंदा जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आया वो हो गया स्टेक होल्डर। आप अपनी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ बिठाएंगे जो उसको हेल्प करेगा ये चीज़ पॉइंट आउट करवाने में कि उसको सॉफ्टवेयर क्या बनाना है। जैसे कि क्लाइंट जब आएगा, यानी कि स्टेक होल्डर जब आएगा तो वो बताएगा ना कि यार मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फैसिलिटेटर क्या करेगा, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, वो उनको जो है सुनता जाएगा और वो उन सब रिक्वायरमेंट्स को लिखता जाएगा, साथ साथ उसको वो उसके बिज़नेस डोमेन को समझ के फैसिलिटेटर उसको फैसिलिटेट करेगा रिक्वायरमेंट्स को और ज़्यादा ओपनली बताने में कि यार आपका जिस तरीके से बिज़नेस मॉडल है, मेरे ख्याल में इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए, अगर ये होगी तो आपका मॉडल मतलब सॉफ्टवेयर और अच्छा बन जाएगा, क्योंकि इस डोमेन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर आपका काम इस तरीके से सॉफ्टवेयर से ज़्यादा आसान हो सकता है, तो ये चीज़ भी आप रखवा लो मेरी मानो तो। अब वो बंदा जो क्लाइंट आया था उसको तो नहीं पता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, लेकिन जो फैसिलिटेटर है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा होगा, ये उसको गाइड करता जाएगा, फैसिलिटेट करता जाएगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स भी लिखता जाएगा, और जो बाकी चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा जो वो स्टेक होल्डर से बोलेगा कि अगर आप कहो तो ये चीज़ भी रख दूं कि मतलब आपको फ़ायदा हो जाएगा, इससे काफ़ी काम आसान हो जाएगा, तो वो भी लिखता जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से करते करते स्टेक होल्डर और फैसिलिटेटर मिलकर क्या करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। ये लिस्ट क्यों तैयार हुई, ये लिस्ट जो है जाएगी टीम मेंबर्स के पास, ठीक है, और जैसे कि डेवलपर्स एक्सेट्रा। अब वो टीम मेंबर्स कौन है, जब कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो डेफिनेटली उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जैड के अंदर एक टीम फाइनल की जाती है, जिस टीम के अंदर इंजीनियर्स होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के डिज़ाइनर्स भी होंगे, डेवलपर्स भी होंगे, एंड जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से सॉफ्टवेयर को बनाने के अंदर हेल्प कर सकते हैं वो लोग उस टीम के अंदर होंगे, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि जब वो टीम फाइनल कर ली जाती है ना, तो वो जो लिस्ट होती है, लिस्ट जो रिक्वायरमेंट की फैसिलिटेटर और स्टेक होल्डर ने मिलकर बनाई होती है, वो उस टीम को भेज दी जाती है, सही हो गया। अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये अब आपको मेरे ख्याल में अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मींस इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि आप इस प्रोजेक्ट से हासिल क्या करना चाहते हो, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनको आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक हो गया। पहला फेज़ अभी तक आपको आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सेशन। इसमें क्या होता है, फैसिलिटेटर इज़ द पर्सन हु प्रिपेयर द सेशन। पहली बात, इन द प्रिपरेशन फैसिलिटेटर कोलेक्ट द डाटा सेंड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ जेड बिफोर टाइम ऑफ मीटिंग सो दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स, सही है। अब इसमें क्या होता है, सेशन की तैयारी की जाती है। सेशन क्या चीज़ है, सेशन एक समझ लें कि एक जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मिलकर एक ऐसा सेशन रखते हैं जिसके अंदर फैसिलिटेटर ने स्टैक होल्डर से पहले फ़ेज़ के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स ली होती हैं उनको बैठ के वो डिस्कस वगैरह करते हैं, ठीक हो गया। आप ये अभी समझ लें, ये होता है सेशन। लेकिन क्या है कि हमारे स्कूल में जैसे अक्सर टीचर जो होते थे ना, वो कहा करते थे कि जो टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा ना, आप कोशिश ये करो कि एक दिन पहले घर पे बैठ के उसको थोड़ा सा पढ़ के आओ, ताकि फ़ायदा क्या होगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्कूल में तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि आपने एक दफ़ा उसको देखा हुआ होगा, तो जो जो चीज़ें रह गई होंगी, जो समझ नहीं आ रही होंगी, वो मैं आपको समझा दूंगा, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ऐसा होता था ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सेशन में इसी चीज़ को नज़र में रखा जाता है, और जो फैसिलिटेटर होता है वो क्या करता है कि जितनी रिक्वायरमेंट्स जो कुछ चीज़ें लिखी होती हैं उसने स्टेक होल्डर्स के साथ फेज़ वन में बैठ के वो सारी की सारी प्रिपरेशन ऑफ सेशन के फेज़ के ऊपर वो जैड के टीम मेंबर्स को भेज देता है, वो टीम मेंबर्स जिन्होंने मिलके इस सॉफ्टवेयर को बनाना है, सही है। अब वो टीम मेंबर्स क्या करते हैं कि वो सारे के सारे बैठकर अपनी अपनी जगह उन फाइल्स को, सबके पास एक एक कॉपी गई हुई होती है रिक्वायरमेंट की, सब लोग बैठ के उसको पढ़ लेते हैं कि यार सॉफ्टवेयर क्या बनने वाला है। जब वो अपने तौर पे बैठ के पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में भी आती हैं कि यार इसकी जगह ये हो जाना चाहिए, इसकी जगह ये हो जाना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब उनकी माइंड में बहुत सारी बातें आई होती हैं उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद,
ठीक है। अभी जस्ट उन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ा है, अभी उनके सामने ओरिजिनल इमेज कुछ भी नहीं है, जस्ट उनको यही पता है जो कि उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब फेज़ 2 के बाद जब उसको डॉक्यूमेंट सब टीम मेंबर्स के पास चला गया था, तो अब आपका आगे आ जाता है फेज़ 3, कंडक्टिंग द सेशन। फेज़ 2 में जिस सेशन की प्रिपरेशन की जा रही थी, अब फेज़ 3 के अंदर उसको कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि वो सेशन एक्चुअली होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो फैसिलिटेटर था, अब वो किसी को भी फैसिलिटेट नहीं करेगा, अब वो एक्चुअली टीम का पार्टिसिपेंट बन जाएगा। ठीक है। थर्ड फेज़ पे जब सेशन कंडक्ट हो रहा होगा, तो अब वो फैसिलिटेट किसी को नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि वो अब पार्टिसिपेंट बन जाएगा टीम का, और पार्टिसिपेंट बन के तो क्या करेगा कि बाकी तमाम टीम के सामने वो सारे के सारे इश्यूज़ पॉइंट आउट करेगा। वो कौन से इश्यूज़ जो कि उसने क्लाइंट के साथ मिलकर डिस्कस किए और क्लाइंट से बात करते हुए जाना कि उसके ऑफिस में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं जिनकी वजह से वो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है। ठीक है। वो इश्यूज़ डिस्कस करने से क्या होगा कि जो टीम मेंबर्स ने बैठ के रिक्वायरमेंट्स पढ़ी होंगी ना अपनी अपनी जगह, और उस वक्त जो उनके माइंड में क्वेश्चंस आए होंगे ना, वो जब वो फैसिलिटेटर बैठ के उनके सामने डिफाइन करेगा ना, तो क्या होगा कि वो क्वेश्चंस आधे तो वैसे रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी जो रह जाएंगे फिर उसके ऊपर उस सेशन के अंदर सारे के सारे टीम मेंबर्स मिल के अपनी अपनी राय देंगे। ठीक है। अपना अपना आइडिया देंगे कि यार इस रिक्वायरमेंट को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके और इस तरीके से करें तो ये और बेहतर हो जाएगा, आपने जो उसके इश्यूज़ बताएं वो और अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे के सारे मिलकर तमाम इश्यूज़ जो हैं उस बंदे के, उसको रिजॉल्व करने के लिए और एक एरर फ्री सिस्टम बनाने के लिए बैठ के डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब वो सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने सेशन में फ़ाइनल की होंगी वो सब की सब फाइनलाइज हो गई हैं। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे डॉक्यूमेंटेशन के फेज़ पे, यानी कि फोर्थ फेज़ पे। अब आप एट द एंड क्या होगा इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के फेज़ में कि एट द एंड ऑल द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर पुट इनटू द मीटिंग एंड दी ऑल पार्टिसिपेंट अप्रूव इट। ठीक है। अब क्या होगा कि इन्होंने सेशन पहले प्रिपेयर किया, फैसिलिटेटर ने फिर कंडक्ट किया, और फिर उस कंडक्ट जब किया सेशन, तो उस सेशन में बहुत सारी डिस्कशंस हुई, आइडियाज़ शेयर हुए, एक एरर फ्री सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। अब उनको क्या होगा कि उन सब चीज़ों को फोर्थ फेज़ में डॉक्यूमेंट कर दिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट करने के बाद सारे पार्टिसिपेंट जो थे उनके पास, यानी कि उस सेशन के पार्टिसिपेंट के पास वो फाइल जाएगी, और वो फिर देखेंगे कि क्या वाकई इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमने कहा था कि ये ऐसे ऐसे होनी चाहिए, तभी ये सॉफ्टवेयर एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन सकता है। तो जब वो सारी की सारी होंगी तो क्या करेंगे, सब लोग अपने अपने बिहाफ पे उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक हो गया। और अप्रूव करने के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा, और जैसे ही काम शुरू होगा तो सारे मिल के, इसमें सारे टीम मेंबर बराबर होते हैं, सारे मिल के काम करेंगे, हेल्प करेंगे एक दूसरे की, और फ़ौरन सॉफ्टवेयर बना के तो क्या करेंगे कि वो आपके क्लाइंट को दे देंगे। इतनी सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की, वो इतने सारे सेशन से गुजर के जब आई होती हैं, और इतने सारे पार्टिसिपेंट ने मिल के उसको जब डिस्कस किया होता है, तो जो सॉफ्टवेयर बन के निकलता है ना, वो इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर होता है कि उसको क्लाइंट इनकार कर ही नहीं पाता कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। वो एक्चुअली वही चीज़ होती है जो उसको चाहिए होती है, बल्कि सम टाइम उससे भी अच्छी चीज़, यानी कि आप कहते हैं ना जैसे यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के अच्छी है, ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं जैट के अंदर से आपको। ठीक है। तो इस वजह से क्लाइंट अप्रूवल रेट आपका जैट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बाकी सारे डेवलपमेंट मॉडल्स से। आई थिंक सो कि अब आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स। ठीक है। इसके अलावा पहले तो हमने वो देख लिया ना कि क्लाइंट अप्रूवल रेट होता है, इसके अलावा क्या है, लेस डिलीवरी टाइम, क्योंकि सारे मिल के कलेक्टिवली काम कर रहे हैं और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं। ये मैं नीचे से ऊपर की तरफ आपको बता रहा हूँ बेनिफिट्स जो लिखे हुए। तो लेस डिलीवरी टाइम में क्या है कि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, तो जाहिर सी बात है जब चीज़ें क्लियर होंगी इतनी ज़बरदस्त तरीके से, तो सॉफ्टवेयर को बनाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएंगी और सॉफ्टवेयर जल्दी बनेगा। अच्छा, उसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी। फिर ये तीनों के तीनों बेनिफिट्स एक्चुअली इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। जब इम्प्रूव क्वालिटी, जब आपकी चीज़ें सारी की सारी क्रिस्टल क्लियर हैं और इतना ज़्यादा इंजीनियर्स लेवल के बंदों ने बैठ के उसके ऊपर सेशन करके उसको फाइनलाइज़ किया हुआ है कि एक्चुअली हमने बनाना क्या है और कैसे बनाना है, तो पॉसिबल नहीं है कि उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो सके। ठीक है। और फिर उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग मीन्स ये कि जितने भी टीम मेंबर मिल के एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, उनको उस सॉफ्टवेयर की एक एक चीज़ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई भी ब्लाइंड वर्क नहीं कर रहा होता, जैसे कि आपके अक्सर मॉडल्स में होता है कि एक फेज़ पे अगर डिज़ाइनर बैठा हुआ है तो उसने बनाकर तो आगे चीज़ भेज दी, तो अब अगला उसकी बेस के ऊपर अगला काम करेगा, पीछे उसको कहानी कुछ नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, सब ने मिल के फाइनल किया होता है क्या चीज़ बनानी है, सबको पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। कोई भी ब्लाइंड वर्क नहीं करता, कोई भी किसी और के काम पे डिपेंड नहीं होता, सारे के सारे अपने बिहाफ पे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सो ये था जैड
आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ये लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है जहाँ पे आप देख रहे हैं आई थिंक सो। इसके अलावा इसके नोट्स और इसका पीडीएफ, इन स्लाइड्स का पीडीएफ डाउनलोड लिंक आपको mysoftwarenotes.com पे मिल जाएगा। काइंडली वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। थैंक यू सो मच।